तो यहाँ पर कल के सेशन में हमने क्या गलती कर दी थी कि हमें जो आउटपुट में गार्बेज वैल्यू मिल रहा था, तो कल हमने जो वाइल वाला पहले लूप लिखा था कि जिसके अंदर हमने क्या किया था, गेटसी फंक्शन की मदद से हमारे फाइल के डेटा को प्रिंट करवाया था। तो उसको डिलीट करने के साथ में हमने ये वाला स्टेटमेंट है, लाइन है कि जिसके अंदर हमने एफ ओपन फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमने गलती से क्या कर दिया था, वहाँ पर डिलीट कर दिया था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो किसी भी फाइल को पॉइंट नहीं कर पा रहा था, और जब हम एफ स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते थे तब हमें गार्बेज वैल्यू वहाँ पर मिलती थी। और वो गार्बेज वैल्यू हम कहाँ पर स्टोर करते थे, तो कि हमारे स्ट्रक्चर एरे के अंदर स्टोर करते थे। और जब हम उसकी वैल्यू गेट करते थे तो हमें क्या मिलता था, गार्बेज वैल्यू मिलता था। तो कल के सेशन में हमारा जो प्रॉब्लम रह गया था वो कौन सा था कि हमने ये स्टेटमेंट को बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया था। तो अब हमने ये स्टेटमेंट हमारा फाइल पॉइंटर जो हमें रिटर्न करेगा एफ ओपन फंक्शन डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल को ओपन करके, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करेगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं पहले टर्बो सी के अंदर। अभी हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर ओनली वन फंक्शन को ही क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। कौन सा फंक्शन है, कौन सा ऑपरेशन हम अभी कर पा रहे हैं, तो कि जो भी अकाउंट नंबर हम एंटर करेंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन को अभी हम देख पा रहे हैं। अभी हमारा डेबिट का ऑपरेशन नहीं हो रहा है और क्रेडिट का भी नहीं हो रहा है, ओनली कौन सा हो रहा है, जो कि अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम देख पा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के मदद से। ठीक है, तो हम टर्बो सी पर चले जाते हैं और वहाँ पर हम सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का मेन्यू दिखेगा। तो हमें फर्स्ट ऑपरेशन के लिए ही हमने अभी तक कोड किया है, तो हम फर्स्ट ऑपरेशन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो हम 1 को एंटर करेंगे यहाँ पर। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपको अकाउंट नंबर पूछेगा आपका प्रोग्राम, तो आपको अकाउंट नंबर डालना है, फॉर एग्जांपल 102। तो अब 102 नंबर का जो भी अकाउंट है उसकी ओनर का नाम यानी कि 102 अकाउंट होल्डर का नाम है वो हमें डिस्प्ले होगा। साथ में उस अकाउंट के अंदर कितनी बैलेंस अवेलेबल है वो चीज़ भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद में वापस से हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन्यू शो हो रहा है अगेन। तो इंफॉर्मेशन क्या है, तो कि 102 अकाउंट नंबर, उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम मनीष है और उसके अकाउंट में 7000 रुपीज़ अवेलेबल है। अगर दूसरे किसी अकाउंट के बारे में आप जानना चाहते हो तो अगेन आप क्या करोगे, कोई भी ऑपरेशन आप सिलेक्ट करोगे। अभी हमने एक ही ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया तो अगेन हम 1 को सिलेक्ट करते हैं और इस बार मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 104। हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारी फाइल के अंदर 101 से लेके 105 तक यानी कि 5 डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट को हमने यहाँ पर अभी के लिए डेटाबेस के तौर पे कंसिडर किया है। तो 104 अकाउंट नंबर का डेटा हमें मिलेगा जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे। 104 का अकाउंट है उसका होल्डर का नाम क्या है, तो कि रमेश है और उसके अकाउंट में कितनी बैलेंस अवेलेबल है, तो कि 2500.50। तो ये 104 अकाउंट नंबर का बैलेंस और अकाउंट होल्डर का नाम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे और बाकी जो दो हमारे ऑपरेशन है क्रेडिट और डेबिट का, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चेंजेस आप कर सकते हो जो कि हमने कल के सेशन में नहीं उसको डिस्कस किया था या फिर छोड़ दिया था लास्ट में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर हमने टोटल अकाउंट्स का हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का इस्तेमाल किया है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी फंक्शन है उसके अंदर पास कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा सिनारियो है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने अकाउंट्स है अभी,
5000 अकाउंट्स है और आपका एरे का साइज फॉर एग्जांपल आपने 1000 कंसीडर किया, सॉरी 10,000 कंसीडर किया हुआ है। तो इस कोड के मुताबिक आपका जो फॉर लूप है वो कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके i लेस देन 10,000 यानी कि 10,000 इटरेशन वो कंप्लीट करेगा। लेकिन आपका जो data.txt फाइल है उसके अंदर कितने अकाउंट की डिटेल है, तो क्या 5000 अकाउंट की डिटेल है। तो आपका फॉर लूप का काम 0 से लेके 4999 तक में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद के जो भी 5000 इटरेशन है वो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक्स्ट्रा परफॉर्म करेंगे। और फॉर एग्जांपल एक इटरेशन को कंप्लीट होने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो हमारी 5000 सेकंड्स एक्स्ट्रा वहाँ पर यूटिलाइज होगी। उतना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा हमारा प्रोग्राम, और ये जो टाइम यूटिलाइज होगा उसके अंदर हमें कोई भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है, वो टोटली हमारे लिए वेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास 5000 रिकॉर्ड है, वो तो हमने ऑलरेडी रीड कर लिए। उसके बाद के 5000 इटरेशन हमारे लिए टोटली वेस्ट है। ठीक है, तो अगर फॉर लूप की मदद से आप करोगे तो आपको वो जो 5000 एक्स्ट्रा इटरेशन है वो भी आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अगर इसको यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 5000 जो इटरेशन है उसको परफॉर्म ना करना पड़े, एग्जीक्यूट ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? एनीवन? आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, बताओ, गलत हो तो कोई बात नहीं है, ट्राई करो। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो सर? हाँ, देखो एज्यूम करो कि अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर साइज 5 को कंसिडर किया है, ठीक है। लेकिन इसको भूल जाओ, हमें पता नहीं है कि हमारे बैंक के अंदर कितने अकाउंट्स है, ठीक है। मैक्सिमम 10,000 हो सकते हैं, ये मैक्सिमम नंबर आपको पता है। तो आपने आपका एरे का साइज कितना डिक्लेयर किया, 10,000 का, ठीक है। और जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको पहले क्या करना है, सारे के सारे डेटा को रीड करना है और एरे के अंदर क्या करवाना है, उसको स्टोर करवाना है, ठीक है। तो आप रीड, अगर ये कोड से रीड करोगे तो आपको कहाँ तक रीड करना होगा, i इज इक्वल टू 0 से लेके लेस देन 10,000 तक, यानी कि टोटल कितने इटरेशन आप परफॉर्म करोगे, तो 10,000 इटरेशन आप परफॉर्म करोगे। और एक्चुअल में आपका जो डेटा है, आपके बैंक के अंदर अकाउंट है, नंबर ऑफ अकाउंट वो कितने हैं, 5000 है। तो आपने इटरेशन कितने परफॉर्म किए, 10,000। लेकिन आपको आपके फाइल के अंदर एक्चुअल डेटा कितना है, तो 5000 इटरेशन का ही डेटा है, 5000 अकाउंट का ही डेटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक इटरेशन में 1 अकाउंट का डेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रीड कर रहे हैं, ये फॉर लूप की मदद से। जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है उसमें क्या हो रहा है, एप स्कैनअप की मदद से एट ए टाइम, यानी कि एक इटरेशन के अंदर एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन रीड हो रही है, ठीक है। तो आपके एक्चुअल डेटा जो है वो कितने हैं, 5000 अकाउंट का ही डेटा है, यानी कि 5000 इटरेशन आपको रिक्वायर्ड है रीड करने के लिए। लेकिन आपके पास एरे का साइज 10,000 है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर फॉर लूप कहाँ तक रोटेट करते हो, लेस देन 10,000 तक। तो सर हम इफ कंडीशन लगा देंगे, एंड ऑफ फाइल आएगा तो ब्रेक हो जाना लूप से। यस, आप इफ कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हो फाइल के अंदर में, ठीक है। कि अगर फाइल पॉइंटर आपका जो है वो वहाँ पर आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, एंड ऑफ फाइल करके चेक करके बाद में आप ब्रेक का स्टेटमेंट लिख के आप लूप से बाहर निकल सकते हो। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा और कोई पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहा है किसी को? एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन किसी को मिल रहा है, आइडिया आ रहा है किसी को? एनीवन?
ओके, जब हम लूप पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको हाईलाइट किया था ये पॉइंट कि आपको फॉर लूप का इस्तेमाल कब करना है कि आपको पता हो कि नंबर ऑफ इटरेशन है वो कितने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ इटरेशन अननोन है, आपको पता नहीं है कि कितने इटरेशन आप परफॉर्म करने वाले हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज कर सकते हो, व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले लिखा था कि पूरी फाइल का डेटा रीड करने के लिए हम क्या कर रहे थे कि ch नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, और ch के अंदर एवरी टाइम हम क्या करते थे, वन कैरेक्टर को स्टोर करवाते थे फाइल में से रीड करके। तो हम कहाँ तक जाते थे, हमारा टर्मिनेट कंडीशन कौन सा था, कि एंड ऑफ फाइल वाला था। ठीक है, कब तक हम डेटा को रीड करेंगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा एग्जिट कंडीशन हमें पता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आप वाइल के अंदर कंडीशन लिखते थे कौन सी, के सी एच इज इक्वल टू गेट सी फाइल पॉइंटर नॉट इक्वल एंड ऑफ फाइल। ठीक है, ये कंडीशन कुछ आप इस तरीके से लिखते थे वहाँ पर। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गेट सी फंक्शन की बजाय हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगा, तो ये एफ स्कैनफ वाला पूरा का पूरा स्टेटमेंट है हमारा, उसको हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम व्हाइल लूप के अंदर कौन सा कंडीशन लिखेंगे, ये वाला कंडीशन लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट है, यानी कि एफ स्कैनफ का आंसर जब तक हमें नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल मिलता है तब तक हम क्या करेंगे, हमारा लूप है उसको रोटेट करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो ये चेंजेस हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और बाद में देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लूप को चेंज कर देता हूँ। व्हाइल एफ स्कैनफ इसको मैं पूरा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नॉट इक्वल एंड ऑफ फाइल। तब तक हमें यह टास्क परफॉर्म करना है। तो अब देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पर चेंजेस किए वो हमें, अगर हमने चेंजेस किए हैं लेकिन उसकी वजह से हमारा आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, तो वापस से हम टर्बो सी में चले जाते हैं, प्रोग्राम को एक बार ऑफ कर देते हैं, हमारी फाइल को वापस से ओपन करते हैं और अब देखते हैं कि हमारा फाइल, हमारा प्रोग्राम है वो स्टिल सही तरीके से काम करता है कि नहीं। तो प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, हमने वन नंबर को सिलेक्ट किया, 103 अकाउंट नंबर हमने एंटर किया, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो उसमें जब भी आप छोटे छोटे चेंजेस करोगे तो उसकी वजह से आपका आउटपुट, यानी कि पहले चेंजेस से पहले आपका प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन चेंजेस के बाद वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी है। अभी हमने यहाँ पर पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तभी सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन छोटा सा जो चेंज किया उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम ने काम करना बंद कर दिया। तो चेंजेस की वजह से कहाँ पर दूसरी चीज़ चेंज हुई है उसको अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ढूंढना होगा। तो वापस से हम हमारे एडिटर पे चले जाते हैं और ढूंढते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो सर हम आई क्या कर प्लस सकते, प्लस नहीं हो रहा है, हाँ आई की सॉरी, वैल्यू नहीं दी है, आई की वैल्यू नहीं दी है। यस, यहाँ पर हमने आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट। हमने फॉर लूप लिखा था तो आई का वैल्यू हमारे पास था, लेकिन अभी हमारे पास आई का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नली हम क्या करेंगे,
उसकी वैल्यू को मेंटेन करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो टोटल अकाउंट की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यस और नो? यस। क्योंकि इनिशियली जो हमारा टोटल अकाउंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, इनिशियली हमने क्या कंसीडर की है, तो उसकी वैल्यू इनिशियली हमारे पास क्या है, तो क्या 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें 0 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टोटल अकाउंट्स है उसको हम हमारे जो एरे है उसकी इंडेक्स के तौर पे भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको हम ये चेंजेस हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अब हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आई की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, टोटल अकाउंट्स, यहाँ पर भी टोटल अकाउंट्स और यहाँ पर भी टोटल अकाउंट्स। और वापस से हम प्रोग्राम को टर्बो सी के अंदर जाके फाइल को पहले क्लोज करेंगे जो है, उसके बाद वापस से ओपन करेंगे ताकि हमने जो चेंजेस किए हैं वो वापस से हमें यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे, 103 अकाउंट नंबर डालेंगे। यस, तो इस बार देखो हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी गलती कहाँ पर थी वो हमने फाइंड कर लिया, उसको हमने करेक्ट भी कर लिया। अब पहले जैसा हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है और जो भी हमने चेंजेस किए थे वो भी हमारे सही तरीके से हो गए हैं, और जिस पर्पज के लिए हमने चेंज किए थे वो पर्पज भी हमारा सर ओके। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो कौन सा है, डेबिट का ऑपरेशन है। तो डेबिट का ऑपरेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें कंसिडर करना है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डेबिट का ऑपरेशन होगा, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट कौन कौन सी आएगी, वो कोई बता सकता है? अकाउंट नंबर, डेबिट, हाँ आर्ग्यूमेंट को भूल जाओ। ठीक है, डेबिट का ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले क्या होगा, आपको एरे चाहिए, आपका जो स्ट्रक्चर एरे है कि जिसके अंदर आपका डेटा है। ठीक है, आपको डेटा एरे की रिक्वायरमेंट होगी। बाद में आपको पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट नंबर के अंदर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद में जो वैल्यू है, यानी कि आपको अमाउंट डेबिट करनी है, लेकिन कितनी अमाउंट डेबिट करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, ये जो एरे है उसका साइज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार जो आपके पास वैल्यू है या 4 डेटा है आपको चाहिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो फिर डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सबको Yes, यहाँ sir. तक समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। ओके, तो अब ये डेबिट का जो ऑपरेशन है उसमें हमें चार ये वैल्यू है उसको इनपुट के तौर पे क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, इनपुट के तौर पे कंसीडर करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, अभी ये डेबिट का जो ऑपरेशन है उसको हम हमारे बैंक फंक्शन नाम का जो फाइल है उसके अंदर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कौन से पर्पज़ के लिए वहाँ पर यूज़ होती है। तो मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ एडिटर के अंदर। तो हमारे पास डिस्प्ले अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाला जो फंक्शन था वो एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ पर उसके नीचे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसमें भी हमारा जो रिटर्न टाइप रहेगा वो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और फंक्शन का नाम हम यहाँ पर रखते हैं डेबिट, सिंपल डेबिट ही रखते हैं। ठीक है, उसमें
पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो कि आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा आपका कहाँ पर अवेलेबल है, तो कि स्ट्रक्चर एरे के अंदर अवेलेबल है। तो स्ट्रक्चर एरे का के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे ताकि उसकी मदद से हम डायरेक्टली क्या कर सके, हमारा जो एक्चुअल एरे है उसमें से स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस कर सके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रक्ट अकाउंट डिटेल्स स्टार पी। ये अकाउंट डिटेल्स नाम का हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया है पी। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पी वेरिएबल है ये फंक्शन में और ये फंक्शन में, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। दोनों का रेंज अलग अलग है। एक दूसरे को आप एक दूसरे फंक्शन के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आर्ग्यूमेंट में सेम नाम का आप यूज इस्तेमाल करते हो तो उसका जो स्कोप रहता है, उसका जो एक्सेस का लिमिटेशन रहता है वो कहाँ पर कितने तक सीमित रहता है, तो कि विद इन द फंक्शन तक वो सीमित रहता है। ठीक है, उसके बाहर उस वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट हमने डेटा को कंसीडर कर लिया। दूसरा, हमारे पास हमारा जो एरे है उसका साइज कितना है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो साइज हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए अकाउंट नंबर की, कौन से अकाउंट नंबर के ऊपर आपको डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि कौन से अकाउंट नंबर से आपको जो आपकी अमाउंट है, मनी है, वो विड्रॉ करना है। और उसके बाद रहेगा कितना मनी आपको विड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम डेटा टाइप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो के फ्लोट, क्योंकि अमाउंट आपकी रियल नंबर में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उस वेरिएबल का नाम डेबिट अमाउंट। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो यहाँ पर डेबिट वाले ऑपरेशन में भी हमें पहले क्या करना होगा, जैसे हमने डिस्प्ले अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाला फंक्शन था उसमें पहले हमने क्या किया था, फाइंड किया था अकाउंट नंबर के जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो सेम वे में यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे कि कौन से अकाउंट की इंफॉर्मेशन के अंदर आपको चेंजेस करना है, वो हम पहले फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले लूप लगाना होगा और उसके अंदर हमें क्या करना होगा, इफ स्टेटमेंट लिखना होगा कि जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे रिकॉर्ड को चेक करेंगे और कंपेयर करवाएंगे। जो अकाउंट नंबर हमें आर्ग्यूमेंट में मिला है उसके बराबर जो भी अकाउंट नंबर हमें हमारे डेटा में से मिलता है, एरे के अंदर से मिलता है, बाद में उसकी डिटेल को हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक्सेस करेंगे और बाद में उसके अंदर चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो सेम वे में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फॉर लूप है तो एक आई वेरिएबल हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि क्या करेगा, हमारे लूप को कंट्रोल करेगा। आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन कहाँ तक जाना है, आपको साइज तक जाना है और आई प्लस प्लस करना है। विद इन फॉर लूप आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका पॉइंटर जो है करंटली जिस भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट करता है उसके अंदर का जो अकाउंट नंबर का मेंबर वेरिएबल है वो हमारे अकाउंट नंबर जो लोकल जो कि हमें आर्ग्यूमेंट से मिला है उसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, वो चेक करना है। अगर वो दोनों सेम हो जाते हैं तो अब हमें क्या करना है, डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डेबिट का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे हम, तो कि हमारा जो अकाउंट का जो वैल्यू होगा, कोई भी अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस अवेलेबल है वो कहाँ पर हमने स्टोर किया है, तो कि बैलेंस नाम का जो हमारा मेंबर वेरिएबल है उसके अंदर हमने स्टोर किया है। अब उसमें से हमें कुछ अमाउंट को विड्रॉ करना है और बाद में जो बची हुई अमाउंट है उसको वापस से हमें क्या करना है, ये बैलेंस वाला जो मेंबर वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो कि हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो। तो अमाउंट कौन सी, कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है वो हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो कि डेबिट अमाउंट नाम का हमारा वेरिएबल है जिसकी मदद से हमें
ये पता चल रहा है कि ये जो अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से यहाँ पर जितनी भी आपने अमाउंट डाली है उतनी अमाउंट आपको क्या करनी है, डेबिट करनी है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सर यहाँ डेबिट के वहाँ टी आएगा ना? सॉरी, यहाँ डेबिट अमाउंट लिखा है, वहाँ टी नहीं लिखा है। हाँ हाँ, हमें डेबिट अमाउंट ही वहां पर लिखना है जहां पर क्वेश्चन मार्क किया है, ठीक है, लेकिन वो मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बैलेंस जो हमारा मेंबर वेरिएबल है उसको हम रिफर किस तरीके से करेंगे, तो पॉइंटर वेरिएबल की मदद से उसको हम रिफर करेंगे। तो पी बैलेंस इज इक्वल टू जो भी बैलेंस है एक्चुअल में उनमें से हमें माइनस करना है। कौन सा माइनस करना है, तो कि डेबिट अमाउंट जितनी भी बोली गई है वो सारी हमें क्या करनी है, वहां से माइनस करनी है, और बाकी बचा जो भी बैलेंस है उसको वापस से हमें क्या करना है, बैलेंस वाला हमारा जो मेंबर वेरिएबल है उसके अंदर वापस से स्टोर करवाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? अच्छा, और यस जैसे ही हमारा ये काम खत्म होता है हमें लूप में से क्या कर जाना है, डायरेक्टली एग्जिट कर जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक का स्टेटमेंट लिखेंगे। और अगर आपका फर्स्ट इटरेशन है और आपका जो अकाउंट नंबर आप चाहते हो वो आपको नहीं मिला है, तो आपको नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है वहां पर जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंटर को यहाँ पर इंक्रीमेंट करना होगा ताकि एरे के अंदर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको हमारा पॉइंटर पॉइंट कर सके, और नेक्स्ट इटरेशन में उसके सारे मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को हम इस्तेमाल कर सके। तो इफ के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाद में यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं कि अभी आपके जो अकाउंट है उसमें बाकी बची अमाउंट कौन सी है। ठीक है, लेकिन वन मोर थिंग कि अगर आप बैंक के अंदर जाओगे तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अकाउंट में कुछ मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, आपके अकाउंट में कुछ मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो बैलेंस है 1000, आपके अकाउंट को कंटिन्यू रखना है तो आपके अकाउंट में ऑलवेज 1000 रुपीज़ तो होने ही चाहिए। तो ये डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो हम अमाउंट डेबिट करना चाहते हैं उसके बाद में जो बाकी बची अमाउंट है वो 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? फॉर यस एग्जाम्पल कोई अकाउंट के अंदर 5000 रुपीज़ है, ठीक है, और आप जो डेबिट करना चाहते हो ये बैलेंस है टोटल, ठीक है, अभी आपके अकाउंट के अंदर अवेलेबल है, और उसमें से आप डेबिट करना चाहते हो 4500। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑपरेशन है 4500 आप डेबिट करोगे तो बाकी बचेगा कितना, 500 बैलेंस बचेगा जो कि क्या हो गया, लेस देन 1000 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपका डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए और मैसेज बताना चाहिए कि इतनी अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, डेबिट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट विड्रॉ के बाद, डेबिट के बाद आपका जो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता है। तो वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है हमारे फंक्शन के अंदर। तो किस तरीके से कर सकते हैं, कोई बता सकता है आप में से? जो इफ में लिखा है वो एल्स में लिख दो। इफ में और लिखा है वो एल्स में लिख दे। और इफ में जो इक्वल टू लेस देन 1000 वाला वो लिखना। ओके, और कोई? सर बैलेंस 1000 से ज्यादा होना चाहिए, हम 1000 से कम ही चीज निकाल सकते हैं? नहीं, निकालने के बाद भी 1000 से कम नहीं होना चाहिए। एट द एंड कोई भी ऑपरेशन करो 1000 रुपीज आपके बचने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल में मैंने बताया कि ऑलरेडी 5000 अवेलेबल है,
और आप 4500 डेबिट करना चाहते हो तो आपका जो बाकी बचा अमाउंट कितना हो जाता है 500 हो जाता है, जो कि क्या हो जाएगा लेस देन 1000 हो जाएगा। तो आपको मैसेज देना है कि आप अपने अकाउंट से 4500 रुपीज़ डेबिट नहीं कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका उसके बाद का जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं होता है। ठीक है सर, हम इसके अंदर एक और लिख देंगे कि बैलेंस स्मॉलर देन 1000, तो छोटा होगा तो बैलेंस प्लस डेबिट अमाउंट कर देंगे तो वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर पहले तो हमने क्या करना है कि पहले तो हमें अकाउंट नंबर फाइंड करना है। जो भी काम हम करेंगे वो अकाउंट नंबर फाइंड हो जाने के बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम जो भी काम करेंगे वो हमारा ये इफ वाला ब्लॉक है उसके अंदर हम काम करेंगे। ठीक है, अकाउंट नंबर फाइंड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। पहले क्या चेक करना है हमें कि जो एक्चुअल बैलेंस है, कौन सा एक्चुअल बैलेंस है, तो के एक्चुअल बैलेंस हमारे पी बैलेंस के अंदर अवेलेबल है और उसमें से जो हम अमाउंट डेबिट करना चाहते हैं कौन सी है, तो डेबिट अमाउंट है, उसका आंसर लेस देन 1000 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पर चेक करवाएंगे कि अगर ये लेस देन 1000 है तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पर सिंपली मैसेज प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ करके कि अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर देते थे हम, हैज नॉट सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम मैसेज दे सकते हैं और अकाउंट नंबर की जगह हम क्या करवाएंगे, जो भी अकाउंट नंबर है उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो अकाउंट नंबर की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, तो के एएनओ के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज हम वहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, मतलब क्या होगा कि डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी आपके अकाउंट में क्या है 1000 रुपीज अवेलेबल है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ही क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन लिख देते हैं। ठीक है, कि अगर 1000 से ज़्यादा होगा तभी हम क्या करवाएंगे, ये जो ऑपरेशन है उसको हम परफॉर्म करवाएंगे। उसको हमने यहाँ पर लिख दिया और एल्स के अंदर हम क्या करवा देते हैं कि मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, और यहाँ पर जो डेबिट हमने किया है उसके बाद भी अगर हम मैसेज प्रिंट करवाना चाहे कि अब आपके अकाउंट के अंदर कितना बाकी बचा बैलेंस है, तो वो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रिंट एफ स्लैश एन की अकाउंट नंबर percentage b as percentage dot 2f amount अवेलेबल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। उसमें पहले हम क्या लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बैलेंस को यहाँ पर लिख देंगे कि कौन सा बैलेंस लिखेंगे, तो कि पी बैलेंस। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा कि जो भी अकाउंट है उसमें अभी बाकी बची अमाउंट कितनी है, तो वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी हम चेक करके देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर डेबिट का फंक्शन है वो बनाया है उसको हम अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। तो डेबिट का जो केस है वहाँ पर हमें उस फंक्शन को क्या करना होगा, कॉल करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो डेबिट का फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं, डेबिट
उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, तो कि हमारा डेटा को पास करना है तो अकाउंट डेटा, उसके बाद में हम साइज देंगे टोटल अकाउंट, उसके बाद में जिस भी अकाउंट नंबर के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस अकाउंट का नंबर देंगे ANO, और उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, एक जो भी डेबिट करना है यानी कि जितनी अमाउंट आप आपके अकाउंट में से डेबिट करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, वो वैल्यू भी हमें यहाँ पर पास करनी है। तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ यहाँ पर डेबिट अमाउंट करके, ठीक है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, यहाँ पर रीड करवानी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं पहले कि अकाउंट नंबर में से आपको कितनी अमाउंट है वो विड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एंटर अमाउंट टू डेबिट, या फिर एंटर डेबिट अमाउंट, ऐसे ही सिंपल लिखते हैं, ठीक है। एंटर डेबिट अमाउंट यानी कि आप कितनी अमाउंट है वो डेबिट करना चाहते हो। तो सॉरी, यहाँ पर परसेंटेज एफ की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। परसेंटेज एफ हम कहाँ लिखेंगे, स्कैन एप के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं परसेंटेज एफ, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, डेबिट अमाउंट रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेबिट अमाउंट। तो ये जो वेरिएबल का हमने इस्तेमाल किया है उसको हमें क्या करना होगा, पहले हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो क्रेडिट करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी और डेबिट करने के लिए भी एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन एट ए टाइम हमें कोई भी एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों के लिए कॉमन वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्रेडिट अंडरस्कोर डेबिट अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है। और उसका डेटा टाइप हमने फ्लोट कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ क्रेडिट अंडरस्कोर डेबिट अंडरस्कोर अमाउंट, ताकि हम क्या कर सके, सेम वेरिएबल को दोनों फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सके, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम करता है कि नहीं। तो हम टर्बो सी के अंदर चले जाते हैं, फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, वापस से फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में हम जिस अकाउंट नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं उसके अंदर कितनी अमाउंट अवेलेबल है। तो पहले हम अकाउंट इंफॉर्मेशन की ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और 103 अकाउंट नंबर मैंने एंटर किया, तो उसके अंदर अभी कितने अमाउंट अवेलेबल है, तो कि 3500 अमाउंट अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, डेबिट का ऑपरेशन सिलेक्ट करता हूँ 2 नंबर। तो मुझे अकाउंट नंबर डालना है, तो 103 में अगेन यूज़ करता हूँ, और कितनी अमाउंट डेबिट करनी है वो मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3000 अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अकाउंट नंबर 103 हैज़ नॉट सफिशिएंट बैलेंस, आपको मैसेज मिल गया। अगेन मैं वापस से डेबिट का ऑपरेशन करता हूँ, और अगेन मैं 103 अकाउंट नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और इस बार मैं अमाउंट क्या डालता हूँ, 2000। तो आपको मैसेज मिला कि अकाउंट नंबर 103 हैज़ 1500 अमाउंट अवेलेबल, यानी कि इस जो डेबिट ऑपरेशन है उसके बाद आपके अकाउंट के अंदर इतनी बैलेंस बाकी बची हुई है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी Yes, sir. अभी नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए, ये जो 1500 है वो वापस से आपकी जो डेटा वाली फाइल है उसके अंदर भी राइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब तक हमने वो चीज़ नहीं की है। आपकी जो फाइल है उसके अंदर तो क्या होगा, एक्चुअल जो डेटा वाली फाइल है उसके अंदर ये अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसके अंदर तो 3500 ही मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, प्रोग्राम को हमने एग्जिट कर दिया। अब जो आपकी डेटा वाली फाइल है, ठीक है,
कहाँ है डेटा, हाँ डेटा वाली आपकी फाइल है, उसमें देखो अकाउंट नंबर 103 के अंदर अमाउंट कितनी है 3500, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि 2000 आपने विड्रॉ कर लिया फिर भी आपका 3500 अवेलेबल है। तो ये चीज़ को आपको क्या करना होगा, जो अपडेटेड आपका डेटा है, स्ट्रक्चर एरे है, उसको आपको क्या करना होगा, वापस से फाइल के अंदर राइट करना होगा, तभी आपकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। सर एक बार रिपीट करो ना, क्या कहा आपने? अब जो हमने जो प्रोग्राम को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, 3500 बैलेंस था, उसमें से हमने 2000 को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो बाकी बचा बैलेंस कितना था, 1500, जो कि आपके एक्चुअल जो डेटा फाइल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो आपका फाइल के अंदर भी चेंजेस होना चाहिए। हमने सिर्फ प्रोग्रामेटिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, लेकिन ये जो 1500 बाकी बचे हुए हैं उसको हमें हमारी एक्चुअल डेटा फाइल है जो कि data.txt है, उसके अंदर भी क्या करना होगा, अपडेट करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम को, यानी कि दूसरे दिन हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ओपन करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम डेटा कहाँ से रीड करेगा, तो कि हमारी data.txt फाइल में से। तो उस फाइल के अंदर 103 अकाउंट के तो वापस से 3500 हो जाएंगे। एक बार उसने 2000 विड्रॉ कर ली है फिर भी, तो आपका बैंक घाटे में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो हाँ सर। नई वैल्यू है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में जो भी वैल्यू है, बैलेंस बाकी बचा हुआ है, उसको हमें क्या करना होगा, फाइल के अंदर राइट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चेंजेस है वो तो हमने हमारा जो एरे था उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसको अपडेट कर दिया है, पी बैलेंस करके हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। एरे के अंदर जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसमें वैल्यू चेंज हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन डेबिट का या फिर क्रेडिट का परफॉर्म हो, उसके तुरंत बाद हम क्या करें, जो भी एरे अपडेटेड एरे की वैल्यू है उसको हम वापस से क्या करें, फाइल के अंदर राइट कर दे, और पुराना वाला जो डेटा है उसको हम क्या कर दे, डिलीट कर दे या फिर ओवरराइट कर दे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ भी आप कर सकते हो कि ये जो राइट का ऑपरेशन है वो आप लास्ट में करो, यानी कि जब आप अपना प्रोग्राम है उसको एग्जिट कर रहे हो तभी, ठीक है। तो लेकिन जब एग्जिट के टाइम पे करोगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है कि सपोज आपने क्या किया है, यहाँ पर सुबह से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपने 15 या फिर 16 डिफरेंट अकाउंट पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, और जस्ट आप एग्जिट करने जा रहे हो उससे पहले कुछ ना कुछ वजह आ गई, फॉर एग्जांपल पावर फेलियर हो गया और आपका सिस्टम क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये नॉर्मली क्या हो गया, आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, टर्न ऑफ हो गया। तो जो भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और जो भी डेटा चेंजेस करते हैं, तो ये सारा डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, तो कि रैम के अंदर स्टोर होता है। और रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो आपका पावर ऑफ होने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ से इरेज हो जाता है, उसको बाद में आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो उससे बेटर क्या है कि जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो उसी टाइम पे उस ऑपरेशन के बाद का जो भी चेंजेस है वो आप अपनी फाइल के अंदर राइट कर दो। तो उस ऐसी सिचुएशन में अगर पावर फेलियर होता है तो लास्ट का एक ऑपरेशन जो होगा, जो रिसेंट होगा, उसका ही डेटा लॉस होगा, उसके पहले का डेटा लॉस नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए भी एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो हमारा कंसेप्ट है उसको हमें डेबिट के ऑपरेशन में भी अप्लाई करना है और क्रेडिट के ऑपरेशन में भी अप्लाई करना है। तो दो बार हम सेम कोड लिखे, उससे अच्छा है कि उसके लिए हम फंक्शन बना दें और बाद में इस फंक्शन को हम दोनों जगह पर क्या कर देंगे, सिंपली
कॉल करवा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी डेटा है उसको फाइल में राइट करने के लिए भी यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस ओके, तो अभी हम वापस से हमारा जो प्रोग्राम फंक्शन वाला जो हमारा जिसके अंदर हम फंक्शन बनाते हैं हमारी बैंकिंग सिस्टम के लिए, उस फाइल के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर डेबिट वाला जो है, ठीक है, उससे ठीक ऊपर मैं क्या लिखता हूँ कि फाइल के अंदर हमारा जो डेटा है उसको हम राइट करेंगे। ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल राइट टू फाइल। इस तरीके से मैं रखता हूँ। ठीक है, राइट टू फाइल फंक्शन का नाम मैंने रखा है यहाँ पर। और राइट टू फाइल या फिर राइट डेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इनपुट के तौर पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए? क्योंकि पहला जो हमारा एरे है कि जिसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टोर किए गए हैं, तो ये एक एरे की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इसी एरे को हमें क्या करना है, फाइल के अंदर राइट करना है। और ये एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ अकाउंट है यानी कि उसका साइज जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये दो आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट दो आर्ग्यूमेंट उसकी ही यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट है। बाकी के साथ किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम फाइल के अंदर डेटा को राइट करना चाहे तो हम इन दोनों आर्ग्यूमेंट को लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रक्ट अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर भी हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे और इंटीजर हमारा जो साइज है उसको। ठीक है, यहाँ पर हम वापस से आई वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे फाइल पॉइंटर की भी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मुझे फाइल के अंदर डेटा को क्या करना है, यहाँ पर राइट करना है। तो उसके लिए मुझे फाइल पॉइंटर चाहिए। और फाइल पॉइंटर है तो हमें क्या करना होगा, कौन सी फाइल के अंदर हमें डेटा राइट करना है वो भी हमें चाहिए। तो एफ ओपन फंक्शन हम करेंगे यहाँ पर और उसके अंदर data.txt फाइल को हम अभी राइट मोड में ओपन करेंगे। तो राइट मोड में ओपन करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही फाइल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऑलरेडी जो data.txt फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो सारा पहले क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जो भी यहाँ पर हम नेक्स्ट में जो भी डेटा राइट करेंगे वो सारा डेटा हमारी फाइल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा डेटा राइट करने वाले हैं, तो कि हमारा जो एरे है कि जिसके अंदर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद की अपडेटेड वैल्यू है उसको हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं। तो अब हमारा अपडेटेड डेटा कहाँ पर आ जाएगा, हमारी data.txt फाइल के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर कोड लिख देते हैं फटाफट। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे हम। i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन साइज तक जाएंगे हम i प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 रिकॉर्ड को राइट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर हम। तो उसके अंदर हम फाइल पॉइंटर देंगे। फाइल पॉइंटर कौन सा देंगे हम, ठीक है, हमारे पास जो एफपी है जो हमने ओपन करके लिया हुआ है उसके अंदर हम डेटा राइट करेंगे। पहला डेटा कौन से टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है तो %d। उसके बाद कौन से टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद कौन से टाइप का है, तो फ्लोट टाइप का है। अब डेटा कहाँ से आपको मिलेगा, तो कि डेटा आपको मिलेगा पॉइंटर वेरिएबल के अंदर से। कौन से पॉइंटर वेरिएबल के अंदर से, तो कि जो आपने आर्ग्यूमेंट के तौर पे यहाँ पर कंसीडर किया है उसमें से। इनिशियली आपका जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो किसको पॉइंट करेगा, तो कि आपका जो एरे है उसमें से जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको वो क्या करेगा, इनिशियली पॉइंट करेगा। तो पहले हम फर्स्ट रिकॉर्ड को राइट करेंगे, उसके बाद हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है उसको क्या करे, पॉइंट करे। इस तरीके से हम एरे के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है सबको 1 बाय 1 क्या कर देंगे, वहां पर राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी सिलेक्शन ऑपरेटर
कौन सा उसका मेंबर वेरिएबल, तो कि ANO, उसके बाद ई सिलेक्शन ऑपरेटर, नेम, उसके बाद बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, सारे के सारा डेटा जो आपका है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक यस सर। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमने डेबिट का ऑपरेशन का फंक्शन कॉल करवाया है उसके बाद में हम क्या करते हैं, राइट डेटा वाला फंक्शन कॉल करते हैं, और अब हम चेक करते हैं कि जो हम डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी फाइल में भी रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ कि फाइल का राइट का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे फाइल पॉइंटर को क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एफ क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आपने एफ क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है तो क्या होगा, हमारा जो ये फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा है उसका कुछ भी मीनिंग नहीं रहेगा। हमने फंक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी डेबिट या फिर क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म हो उसके तुरंत बाद उसका जो भी चेंजेस है वो हम इमीडिएट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फाइल के अंदर राइट करने के लिए ये फंक्शन लिखा है। अगर आपने एफ क्लोज वाला फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि फाइल पॉइंटर को आपने क्लोज नहीं किया है, तो ये जो भी डेटा आप राइट करते हो वो चेंजेस कहाँ कब एप्लीकेबल होंगे, जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तभी। वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एफ क्लोज फंक्शन कंपलसरी लिखना होगा। अगर ये फंक्शन नहीं लिखा होगा तो आपका जो भी चेंजेस है वो प्रोग्राम आप क्लोज करोगे तभी एप्लीकेबल होगा, तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो हम क्या करेंगे, अभी राइट डेटा वाला फंक्शन है उसको डेबिट वाला फंक्शन जो हमने कॉल कराया था हमारी बैंक डॉट सी फाइल में, उसके बाद में उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल करवाते हैं। फंक्शन यहाँ पर लिख देते हैं राइट डेटा। उसमें हमें पास क्या करना है, तो कि अकाउंट डेटा और टोटल अकाउंट जो कि हमारा साइज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे फाइल को वापस से क्या करेंगे, कॉल करेंगे, सॉरी एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके लिए हमें टर्बो सी के अंदर जाना होगा। टर्बो सी में पहले हमारा ऑलरेडी जो फाइल है उसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। वापस से फाइल को मैं ओपन करता हूँ बैंक डॉट सी को। अब मैं हमारी फाइल को क्या करूँगा, ओपन करवाऊंगा, उसको मैं रन करवाता हूँ। वापस से पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम जो भी अकाउंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसकी बैलेंस कितनी अवेलेबल है उसको हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए तो 1 नंबर का ऑपरेशन करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, फॉर एग्जांपल 103। तो 103 के अंदर महेश नाम का जो व्यक्ति है उसका अकाउंट है, उसके अकाउंट के अंदर 3500 रुपीज़ अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, उसमें से डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 2 नंबर डाल दिया मैंने, कितनी अमाउंट डेबिट करनी है हमें, तो फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ हमें डेबिट करने हैं। तो अब उसके अकाउंट में कितनी अमाउंट बचेगी, तो कि सॉरी यहाँ पर अकाउंट नंबर 2000 हमने डाल दिया गलत से। ठीक है, ओके। तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ही नहीं वहाँ, क्योंकि उस नाम का अकाउंट नंबर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मैसेज करना शो करना चाहिए था कि ये अकाउंट नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि हमने हमारे फंक्शन के अंदर नहीं किया हुआ है। तो वापस से हम क्या करते हैं, 2 नंबर का ऑपरेशन सिलेक्ट करते हैं और अकाउंट नंबर हमारे पास क्या है, तो कि 103 के ऊपर हमें ऑपरेशन करना है। तो अकाउंट नंबर 103 एंटर कर दिया। कितनी अमाउंट डेबिट करनी है, तो कि 2000 रुपीज़ डेबिट करने हैं। तो 2000 रुपीज़ डेबिट होने के बाद मैसेज मिलेगा आपको कि अब आपके अकाउंट के अंदर 1500 रुपीज़ आपके बाकी रहते हैं आपके अकाउंट में। तो ये जो डेटा है वो हमारी फाइल में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अभी हम वहाँ पर चले जाते हैं कि जहाँ पर हमारा फाइल स्टोर है, वहाँ पर हम चले जाते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइल में ये डेटा रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। तो ये
डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल है हमारी, उसको हम ओपन कर देते हैं और यहाँ पर जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा क्या हुआ है, एक ही लाइन में लिख कर आ गया है। ठीक है, और हर एक के अंदर क्या नाम आया है, हरीश वाला आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? हमने क्या गलती की यहाँ पर, कोई बता सकता है? सर W+ यूज करना था। हाँ, W+ किया, पुराना डेटा जो था वो चला गया, नया डेटा जो आया उसमें सारे के सारे डेटा सेम ही आए, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड ही हमें मिला। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो राइट डेटा वाला फंक्शन बनाया है उसमें हमने पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको हम इंक्रीमेंट करना भूल गए हैं वहाँ पर। तो एवरी टाइम क्या कर रहा है, सेम डेटा को पॉइंट कर रहा है और सेम वैल्यू वहाँ पर मिल रही है। देखो यहाँ पर हमने राइट डेटा वाले फंक्शन के अंदर पॉइंटर वेरिएबल को अपडेट नहीं करवाया है, इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो हमें एक बार उसकी वैल्यू है वो राइट करने के बाद हमें क्या करना था, उसको इंक्रीमेंट करवाना था। समझ में आ गया सबको? यस। हाँ सर। और नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो न्यू लाइन से आए, उसके लिए हमें क्या करना था, यहाँ पर लास्ट में स्लैश एन लगाना था ताकि नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो नई लाइन से प्रिंट हो। ठीक है, तो अभी हमारा जो ओरिजिनल डेटा फाइल था वो चला गया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वापस से हमारा जो डेटा फाइल है उसको हम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो 5000 था, 102 में मनीष मनीष, 7000 7000, 103 महेश, 3500, 104 रमेश, 4000 और 105 था यहाँ पर गिरीश था सर। ठीक है, राजेश डाल देते हैं इस बार। ठीक है, उसके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज थे। ठीक है, और एक बात यहाँ पर हम जब %f प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट के साथ प्रिंट करवाते हैं, .2f करते थे ताकि फ्रैक्शन पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हमें वहाँ पर मिले। ठीक है, अब हम वापस से क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। वापस से हमारा फाइल है उसको हम ओपन करते हैं bank.c को, और उसको हम वापस से एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब हम वापस से अकाउंट नंबर 103 के अंदर कितना डेटा है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं अभी वापस क्या कर लेता हूँ, ये जो data.txt फाइल है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हम ये डेटा को वापस से इस्तेमाल कर सके और दोबारा हमें लिखना ना पड़े। ठीक है, अभी जो हम ऑपरेशन करेंगे वो कहाँ पर होगा, data.txt के अंदर ही होगा। तो हम यहाँ पर डेबिट का ऑपरेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, अकाउंट नंबर डाल देते हैं 103, डेबिट अमाउंट डाल देते हैं 2000। अब ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो गया है। अब हमारी फाइल के अंदर चेंजेस हो जाना चाहिए। वापस से हम फाइल को ओपन करते हैं तो देखो अब हमारी ये जो 103 फाइल है, सॉरी 103 अकाउंट नंबर है, उसका जो फाइल है उसमें जो बैलेंस है वो कितना आ गया, अपडेटेड लेटेस्ट बैलेंस आ गया आफ्टर विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, सर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो क्रेडिट का ऑपरेशन है, क्रेडिट का जो फंक्शन है उसको भी हम लिखेंगे, और जैसे ही क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, वापस से हमारा राइट डेटा वाला फंक्शन जो है उसको हम क्या करवा देंगे, वहाँ पर कॉल करवा देंगे ताकि जो भी अपडेटेड हुआ है, कोई भी अकाउंट की जो भी बैलेंस अपडेट हुई है वो हम डायरेक्टली क्या कर सके, हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर उसको अप्लाई कर सके, ताकि अगर कोई भी इश्यू होता है और उसकी वजह से हमारा सिस्टम क्लोज हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्रेडिट का जो ऑपरेशन होगा उसमें कौन कौन सी डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो कि जो डिटेल हमें डेबिट के ऑपरेशन में चाहिए वही सारी डिटेल हमें क्रेडिट के ऑपरेशन के अंदर चाहिए। कौन कौन सी चाहिए, तो कि अकाउंट डिटेल चाहिए जिसके अंदर हमने सारा डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है, अकाउंट डिटेल वाला चाहिए एरे। दूसरा क्या चाहिए हमें, तो कि दूसरा हमें चाहिए साइज कितना होगा, उसके बाद कौन से अकाउंट नंबर के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद में क्रेडिट अमाउंट कितनी है वो हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ गलती से मैंने डेबिट वाले में डेबिट अमाउंट की जगह वेरिएबल का नाम क्या लिख दिया है, डेबी अंडरस्कोर अमाउंट लिख दिया है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हो, लेकिन जो भी वेरिएबल का नाम आपने फंक्शन डेफिनेशन में लिखा है वही वेरिएबल का नाम बाद में आप आपके जो फंक्शन है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने हर जगह वही को रिफर करके क्या कर लिया है, उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट का ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पर फंक्शन लिख रहे हैं, तो फंक्शन का नाम लिख देते हैं क्रेडिट। उसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपका एरे होगा, स्ट्रक्चर नाम का, स्ट्रक्चर टाइप का जिसका नाम है अकाउंट डिटेल्स। तो उसके लिए हम पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं, उसकी साइज को कंसीडर करेंगे हम साइज वेरिएबल के अंदर। फिर कौन से अकाउंट नंबर के ऊपर आपको क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम वहाँ पर लेंगे, तो उसके लिए हम एएनओ वेरिएबल ले लेते हैं। और जो भी अमाउंट है क्रेडिट करना है आपको वो कितनी है उसके लिए हम फ्लोट वेरिएबल लेते हैं और उसका नाम रखते हैं हम क्रेडिट अमाउंट। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सबको यहाँ सर। तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर ओके, तो अभी हम जैसे ही हमने डेबिट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया था, सिमिलरली वैसे ही हम क्या करेंगे, क्रेडिट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हम आई के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं। लूप हम कहाँ तक चलाएंगे, तो कि साइज की वैल्यू जो भी है वहाँ तक हमारा लूप रोटेट होगा, और एवरी टाइम हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि हमें जिस भी अकाउंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो अकाउंट नंबर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमने इफ स्टेटमेंट लिख दिया। जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पर कि जिसके अंदर हमें कुछ भी अमाउंट क्रेडिट करनी है, ठीक है, तो वो हमें मिल गया। जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हमें क्या करना है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है उसके अंदर एग्जिस्टिंग बैलेंस जितना है उसके अंदर हमें जितनी क्रेडिट अमाउंट है उसको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। यहाँ पर हमें कंडीशन चेक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट को ऐड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो भी अमाउंट होगी उसमें एडिशन हो रहा है, उसमें कोई भी सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो अमाउंट जो है वो कम होने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो ऑलवेज क्या होगी, 1000 से ऊपर ही होगी। क्यों? क्योंकि 1000 से नीचे होगा तो ये डेबिट वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होगा। और 1000 से कम कब होगा, जब आपके अकाउंट में से कुछ अमाउंट डालोगे। तो जब हम डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम हम ये कंडीशन को चेक करते हैं, उसकी वजह से हमारा कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वैल्यू 1000 से कम हो, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बैलेंस की जो भी वैल्यू है उसको हम पहले एक्सेस करेंगे, और उसके अंदर ये जो क्रेडिट अमाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। और नया जो भी अमाउंट बनेगा इसका उसको हम वापस से कहाँ पर स्टोर कर देंगे, तो कि बैलेंस के अंदर स्टोर कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस। Yes. यहाँ पर बैलेंस को हम किस तरीके से रिफर करेंगे, तो कि पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। तो पी सिलेक्शन ऑपरेटर बैलेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, और
उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो भी अमाउंट है उसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब ऐसा ही है जो कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम रहता है। अब जैसे कि हमने डेबिट वाले ऑपरेशन में मैसेज प्रिंट करवाया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। कौन सा मैसेज प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि तो आपके अकाउंट में अब कितना बैलेंस बाकी बचता है वो मैसेज हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैसेज के जरिए हम लिखेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे कि अकाउंट नंबर परसेंटेज डी हैज परसेंटेज डॉट टू एफ अमाउंट अवेलेबल। ठीक है, अब जो नई अमाउंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी आपकी। तो उसमें फर्स्ट वेरिएबल आपका क्या होगा, तो कि अकाउंट नंबर, और दूसरा क्या होगा, बैलेंस जो आपने अभी लेटेस्ट में अपडेट किया है, तो उसको हम पॉइंटर की मदद से वापस से वहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ हाँ तक सर। किसी को कोई डाउट है? और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा हम क्या लिख देंगे, ब्रेक लिख देंगे। ठीक है, और इफ के बाद हम क्या करवाएंगे, एवरी टाइम हमारा पॉइंटर है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि फर्स्ट रिकॉर्ड जो है उसको चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें जो अकाउंट नंबर चाहिए वो ये नहीं है, तो उसको नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंटर प्लस प्लस करना होगा। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारा जो अकाउंट डिटेल्स नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अकाउंट डेटा नाम का जो एरे है उसकी सारी वैल्यू को हम क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट वाला फंक्शन हमने बनाया है उसको हम हमारा जो एक्चुअल जिसके अंदर हमारा मेन्यू अवेलेबल है बैंक डॉट सी वाला प्रोग्राम, उसके अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पर केस 3 के अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा क्रेडिट वाला फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा कि कौन सी अमाउंट, यानी कि कितनी अमाउंट आप क्रेडिट करना चाहते हो वो वैल्यू हमें यहाँ पर यूजर से गेट करनी होगी, रीड करवानी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूजर फ्रेंडली पहले मैसेज लिख देते हैं कि एंटर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट अमाउंट यानी कि कितनी अमाउंट आप क्रेडिट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो उसको रीड करने के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, और उसको हम स्टोर कहाँ पर करवाएंगे, तो कि क्रेडिट और डेबिट अमाउंट को स्टोर करने के लिए हमने एक कॉमन वेरिएबल लिया है क्रेडिट डेबिट अमाउंट वाला, उसके अंदर हम उसको स्टोर करवा देंगे। अब हम क्रेडिट का जो हमारा फंक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और कॉल फंक्शन कॉल के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, तो कि आपका एरे है कि जिसके अंदर आपके सारे डेटा अवेलेबल है। दूसरा आपके तो एरे है उसके अंदर कितने अकाउंट्स है वो है, तो टोटल अकाउंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल अकाउंट कितने हैं वो है। थर्ड है आपका कौन से अकाउंट नंबर के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो वाला है। और फोर्थ है कि अगर क्रेडिट का ऑपरेशन है तो कितनी अमाउंट आपको क्रेडिट करनी है, तो उसके लिए क्रेडिट डेबिट अमाउंट वाला वेरिएबल कि जिसके अंदर आपने क्रेडिट अमाउंट की वैल्यू स्टोर की हुई है। उसके बाद क्या करना, हमें जो भी चेंजेस हुआ है उसको हमें वापस से क्या करना है, हमारे फाइल के अंदर राइट करना है। तो उसके लिए हमने राइट डेटा वाला फंक्शन बनाया है, तो उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। उसमें भी हमें पहला कौन सा देना है, क्योंकि जो एरे है उसको पास करना है, और दूसरा टोटल कितने अकाउंट्स है हमारे एरे के अंदर वो चीज़ हमें वहाँ पर पास ऑन करनी है। समझ में आ रहा है सबको? तो हमने यहाँ पर थर्ड नंबर का जो चॉइस है उसमें हमने क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes.
ओके, तो अभी हम क्या करवाएंगे, हमारे टर्बो सी के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी फाइल को वापस से क्लोज करके वापस से ओपन करेंगे ताकि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। पहले हम देख लेंगे कि हम जिस भी अकाउंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके अंदर कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए 1 नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर भी हम 103 वाला ही चूज करते हैं। देखो इस बार 103 के अंदर कितनी अमाउंट आ गई, तो क्या 1500। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 103 नंबर का जो अकाउंट है उसके अंदर मैं कुछ अमाउंट ऐड करना चाहता हूँ, क्रेडिट करना चाहता हूँ। तो मैं ऑपरेशन नंबर 3 को सिलेक्ट करूंगा। तो अब मुझे अकाउंट नंबर देना है, तो अकाउंट नंबर 103 और उसके अंदर कितनी अमाउंट मुझे ऐड करनी है, तो कि मुझे 500 रुपीज उसके अंदर ऐड करने हैं या फिर 500.50 रुपीज मुझे क्या करने हैं उसके अंदर ऐड करने हैं। तो ऑलरेडी कितने थे मेरे पास, पहले 1500 थे, उसमें 500.50 डालूंगा। तो अब जो मेरी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 2000.50। तो अब ये जो प्रोग्राम ने हमें यहाँ पर दिखाया है वो डेटा मेरे फाइल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम फाइल जहाँ पर हमारी स्टोर है वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फाइल को ओपन करके देखते हैं कि जो भी चेंजेस है वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी चेंजेस किए थे हमने, ठीक है, तो यहाँ पर 103 अकाउंट में अभी बैलेंस कितना आ गया है, तो के 2000.50। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो वापस से हम हमारे प्रोग्राम में चले जाते हैं। अब आपका ये जो प्रोग्राम है वो फुल्ली क्या हो गया है, आपका प्रोग्राम मोस्टली क्या हो गया है, सेफ हो गया है कि जो भी डेटा आप इसके ज़रिए चेंज करोगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपकी जो डेटा फाइल है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब कभी भी आपका पावर फेलियर या भी किसी और वजह से आपका सिस्टम क्लोज होता है, टर्न ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो आपका जो लास्ट ऑपरेशन होगा उसका डेटा ही वहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो इस प्रोग्राम की मदद से आप कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। सारा के सारा जो भी चेंजेस है वो आपकी फाइल में इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ पर। समझ में आ रहा है सबको? ये प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। है किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, तो ये जो सोर्स कोड है मैं आपको टीम्स के अंदर भेज दूंगा, ठीक है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। और इसमें भी मॉडिफिकेशन यानी कि कोई एक्स्ट्रा फीचर आप ऐड करना चाहो तो आप अपने तरीके से उसको ऐड करने की ट्राई वहाँ पर करना, ठीक है।